बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार से मुतल्लिक बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है ख़ालिसन मैंने आप लोगों की फरमाइश पर चूज़ किया है क्योंकि बड़े से दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे और दीगर जो सोशल मीडिया के मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पर उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुसलसल एक ही बात कर रहे थे कि हमें ये भी बताएं कि इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो होता क्या है, जबकि हर जो सेनेटर है वो कितने वोट ले तो देन जाके वो सेनेटर मुंतखब होता है। इसमें मुख्तलिफ है क्योंकि हमारी जितनी भी सूबाई असम्बलियाँ हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ है, तो इसलिए एक सेनेटर को हर असम्बली में मुख्तलिफ वोट लेकर मुख्तलिफ तनासब से वोट लेके अब वो एक सेनेटर मुंतखब होता है। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले अगर उस पर चले जाएँ, सेनेट इलेक्शन का एक कुलिया है, जो फार्मूला है, उसी फार्मूले को इलेक्शन कमीशन तय करता है, जिसकी रोशनी में ही सेनेटर्स जो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो वोट कास्ट करते हैं, देन एक सेनेटर मुंतखब होता है। अगर हम बात कर लेते हैं सूबों से सेनेटर्स का इंतखाब पॉइंट्स और तरजीही लिस्ट पर होता है, और ये फार्मूला है वो सिंगल ट्रांसफ़रेबल वोट सिस्टम है। ये सबसे पहले 19वीं सदी में बरतानवी रियाजीदान थे, उनका नाम था जी राइट हिल, और उन्होंने ये निज़ाम मुतारिफ़ करवाया था और इस निज़ाम को क़याम पाकिस्तान के बाद अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन उसको हमारे ये कौंसल्स या म्यूनसिपल कमेटीज़ के जो इंतखाबात होते थे वहाँ पे इसी फार्मूले के तहत इंतखाबात को यकीनी बनाया जाता था। लेकिन 1973 में जब सेनेट में इस फार्मूले को अडॉप्ट किया गया तो उसके बाद इसी फार्मूले के तहत आज तक इंतखाबात हो रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं, 1973 में जब ये सेनेट आया तो उस वक्त हमारे जो टोटल तादाद थी सेनेट की 1973 में टोटल नशिस्तें थी 45, जबकि 1977 में ये तादाद बढ़कर 63 होगी, क्योंकि आबादी बढ़ी और सीटों का जो तनासब है वो भी बढ़ा। प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली में सीटों की तादाद बढ़ती गई तो उसी तरह सेनेट में भी तादाद नशिस्तों की उसमें इजाफा होता गया। जबकि 1985 में ये तादाद 63 से बढ़ के 87 तक पहुँच गई। फिर 2002 में ये इसमें इजाफा किया गया और यूँ एक 100 पे पहुंच गई और पोजीशन ये हुई कि जो सेनेट है हमारा वो उसकी तादाद 100 हो गई। लेकिन उसमें वीमेन को भी शामिल किया गया, उनकी खसूसी नशिस्तें वो यूँ 104 हमारे ये हाउस अपर हाउस बनता है, इसकी कुल जो तादाद बनती है 104 है। अब आ जाएँ जी, हम आपको वन बाय वन बताते हैं कि सबसे पहले तो उम्मीदवार जिसने भी सेनेट का इंतखाब लड़ना है उसकी उम्र की जो हद है वो कम से कम 30 साल का होना ज़रूरी है, देन वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा और वो कंटेस्ट कर सकता है। इसी तरह इलेक्शन वाले दिन की बात कर लें तो जो वोटर्स हैं उनको 4 फॉर्म दिए जाते हैं, यानी कि बैलेट पेपर आप उनको कह लें, क्योंकि उन बैलेट पेपर की रोशनी में ही उन्होंने जनरल सीट पे वोट कास्ट करना है, टेक्नोक्रेट्स की सीट पे वोट कास्ट करना है और 4 जो वीमेन हैं उनके सीटों पे वोट कास्ट करना है और एक अक़लियती वोट है। तो यूँ वो 4 मुख्तलिफ कैटेगरी के उनको बैलेट पेपर मिलते हैं जिस पे वो अपना वोट वोट का कास्ट करते हैं, यूँ वो एक अपना वोट कास्ट कर देते हैं। अब आप आ जाएं जी, कौमी असम्बली से बात करें तो जिसने भी ज़्यादा वोट लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो तनासब देखा जाए तो 171 बनता है, 171 अगर एक बंदा वोट ले तो तब जाके वो मुंतखब होगा, लेकिन जो ज़्यादा वोट लेगा वो सेनेटर मुंतखब हो जाएगा और यहाँ से 2 उम्मीदवार यानी कि सेनेटर मुंतखब होंगे इस्लामाबाद की हद तक। और पंजाब से सेनेटर मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को 46 वोट लेना ज़रूरी है, यानी कि जो उम्मीदवार जीतेगा वो जब 46 वोट लेगा तो उसको वो एक वोट कास्ट होगा और वो वोट दरकार होंगे जी। इसी तरह सिंध से इंतखाब के लिए 21 अरकान के वोट दरकार होते हैं और उसके बाद पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेटर मुंतखब होने के लिए 16 वोट चाहिए होते हैं। और इस दफ़ा फाटा ख़त्म हो गया और अब ज़ाहिर है दोबारा हाउस एक 100 नशिस्तों पर वापस आ गया है। और ये जी हमारा प्रोसेस है इलेक्शन का, सेनेट के इंतखाबात का। आम तौर पे होता तो यही है कि एक वोट और एक से आप होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा सा, यानी कि
सीटों के हिसाब से जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, ट्रांसफरेबल जो वोट सिस्टम है, उसी के तहत वोट कास्ट होते हैं। मार्च में इंतखाबात होंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि वैसे तो 6 साल के लिए एक सेनेटर मुंतखब होता है, लेकिन वो हर 3 साल बाद इंतखाबात होते हैं, और जो उनकी उसी हिसाब से जो यानी कि 2015 में मुंतखब हुए, अब 2021 में वो रिटायर हो जाएंगे। जो 2018 में मुंतखब हुए वो ज़ाहिर है 2024 तक सेनेट में रहेंगे और दैन वो रिटायर हो जाएंगे। इस दफ़ा बड़े बड़े नाम रिटायर हो रहे हैं, जिसमें शिबली फराज साहब हैं, उसके अलावा परवेज़ रशीद साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, फ़ारूक एच नाइक साहब हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला साहब हैं, और रहमान मलिक, और इस तरह बड़े नाम हैं जो इस दफ़ा रिटायर होने जा रहे हैं। वाहिद एक जमात है जो बिल्कुल आउट हो जाएगी, वो है ANP। उनकी 17 या साहिबा सेनेटर हैं, लेकिन अब उनकी क्योंकि नशिस्तें ही इतनी नहीं हैं कि वो कोई नई नशिस्त नहीं जीत सकते, तो लिहाजा ANP का जो सफ़र है सेनेट का फ़िलहाल उनका ख़त्म हो जाएगा। अब अगली असम्बली जब आएगी तो अगर वो वोट लेते हैं अच्छे, उनके प्रोविंशियल और दीगर नेशनल असम्बली में वोटर्स होंगे, तो दैन तो उनकी वापसी हो जाएगी। सिराजुल हक साहब जी रिटायर हो रहे हैं इस पूरे इलेक्शन में। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अब जो उम्मीद है यही है कि वोटर क्योंकि ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अगर बात की जाए पंजाब में नेशनल असम्बली में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर उनकी अक्सरियत है, तो सबसे ज़्यादा जो सेनेटर हैं वो मुंतखब होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन जो लूजिंग पार्टी होगी, सबसे ज़्यादा जो लूज़ करने जा रही है वो मुस्लिम लीग नून है। इस वक्त तो उनकी 57% हैं नशिस्तें उनके पास, और 30 में से वो उनके 17 जो लोग हैं वो रिटायर हो जाएंगे, और यूं मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ा उनका लॉस होगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो अब अक़लियत से अक्सरियत में तब्दील हो जाएगा, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तरमीम अब होंगी आइन में भी, और देखते हैं क्या तरमीम होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको इख्तियार मिल जाएगा। पहले भी हुई, लेकिन उसके बाद वो उनकी जो लोअर हाउस है फिर अपर हाउस, दोनों में अक्सरियत होगी, तो ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी से तरमीम भी करने के काबिल हो जाएंगे। पहले उनको अपोजिशन से डायलॉग करने पड़ते हैं, तो ये मामला भी अब ख़त्म हो जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। आप कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, और हमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।